हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ प्रतिमा सिंह। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ये पूरी सीरीज़ चलाएंगे। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करवाएंगे, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो फैक्ट होंगे वो भी वन लाइनर में देंगे। और जितने भी फैक्ट्स हमसे इकट्ठे हो सकेंगे वो लास्ट में एक वीडियो कंपाइल करके भी दे देंगे, ताकि आप लास्ट टाइम में उनको रिवीजन लें। तो वन लाइनर के रूप में सारा वीडियो जो है आपको लास्ट में मिलेगा। अभी जितना थोड़ा थोड़ा लेते रहिए और प्लस प्रैक्टिस करते रहिए। सभी जो हैं ये सारे क्वेश्चन जितने मैं दे रही हूँ प्रीवियस ईयर से ही निकाले गए हैं, और प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है, आपकी पूरी तैयारी यदि हो जाए और प्रीवियस ईयर ना करें तो आपको आइडिया नहीं लगता है कि क्या आएगा, कैसे आएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर इस सीरीज़ में जो है पूरे प्रीवियस ईयर पर ही हम बातचीत करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हम उठा करके लाएंगे। तो आप ये इंश्योर करें कि आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो, सारी वीडियो आप देखें, नोट्स बना लें तो ठीक है। हम आपको सारे जो जितना भी ये वन लाइनर नोट्स होंगे ये आपको सारे हम पीडीएफ बाद में प्रोवाइड कराएंगे जब एग्ज़ाम आपके पास आ जाएगा और लगभग हम सारे नोट्स दे चुकेंगे, तो ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अभी से आप जो है अपने नोट्स खुद के बना लीजिए और थोड़ा सा इनको मेमोराइज़ कीजिए वीडियोज़ को बार बार देख के, क्योंकि ये बहुत ही थोड़े नोट्स हैं। इनको आप मेमोराइज़ करेंगे तो कर पाएंगे। पीडीएफ आपको पूरा एक जगह सारा कंपाइल करके एग्ज़ाम्स के कुछ एक सप्ताह पहले लगभग सारी जो है मिल जाएगी। तो आप मुझे पीडीएफ पाने के लिए आपको पोलपाथ जो टेलीग्राम बनाया है हमने पोलपाथ के नाम से, उसे ज्वाइन कर लें, और या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो उससे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में बाकी की सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं आपके जो है ये एमपी सेट के लिए, जैसे कि मैराथन लिस्ट है, और भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जो अलग से वीडियो हमने बनाई हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, तो वो सभी प्लेलिस्ट जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो उनको भी आप देख लीजिए और वहाँ से भी आप नोट्स अपने तैयार करते रहिए। हमारी सारी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी एमपी सेट के लिए। तो एक भी वीडियो मिस ना हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। चलिए देखेंगे आज के वन लाइनर। अभी ये वन लाइनर की क्लास है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज भी हम रखेंगे। पहला क्या है कि लोक प्रशासन से संबंधित फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967 की अध्यक्षता जेम्स सी चार्ल्सवर्थ ने की। तो किसने की? ये जेम्स सी चार्ल्सवर्थ ने की। ठीक है, ये बताया प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन से, 17 या 18 में आया था। ठीक है, एमपी सेट में ही आया था। आगे देखेंगे दूसरा। तो जेम्स सी चार्ल्सवर्थ ने किसकी अध्यक्षता की थी? फिलाडेल्फिया सम्मेलन, जो कि 1967 में आयोजित किया गया था। आगे देखेंगे जॉर्ज ग्रांट, जिन्हें विकास प्रशासन का पिता कहा जाता है, ये कहाँ से संबंधित हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित थे। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको आप मेमोराइज करेंगे। वीडियो को 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको सारा मेमोराइज हो जाएगा। बहुत ही थोड़े फैक्ट हैं और पहले दिन से आप इनको मेमोराइज करना शुरू कर दीजिए, लास्ट दिन के लिए मत बैठिएगा। तो अगला है, किस समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल किया गया? तो ये कौन सी समिति थी? कोहली समिति थी। कोहली समिति की अनुशंसा पर पुलिस अकादमी हैदराबाद का नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल किया गया, क्योंकि इन्होंने जो है इस फील्ड में बहुत काम किया था, इसलिए इस अकादमी का नाम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कर दिया गया। आगे देखेंगे, किसके द्वारा यह घोषित किया गया था कि एक देश की विदेश नीति उसकी भूगोल द्वारा निर्धारित होती है? तो हिटलर के द्वारा घोषित किया गया है। ये सभी आप मेमोराइज करेंगे, बहुत बार बार इसको जो है वीडियो को सुनेंगे, चलते फिरते, खाते उठते बैठते, तो आपको ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, नोट्स में नहीं। और इसके लिए आप जो है इसको बिल्कुल लास्ट टाइम आ गया है, कुछ दिन बचे हैं, और मेमोराइज करना शुरू कर दीजिए सारे फैक्ट्स को। किसने राज्यों को निम्न 4 भागों में विभाजित किया है? तो किसने किया है? ये आर्गनस्की हैं, इन्होंने, ये आधा ना होगा यहाँ पर, आर्गनस्की ने किया है। कौन कौन से? शक्तिशाली व असंतुष्ट,
निर्बल व संतुष्ट और निर्बल व असंतुष्ट। मेनली यहाँ पर दो हैं, शक्तिशाली, निर्बल, और इनकी सबसेक्शन हैं कितने, जो एक तो शक्तिशाली राष्ट्र है जो कि संतुष्ट है, दूसरा क्या है, दूसरी टाइप का क्या हुआ कि शक्तिशाली है बट असंतुष्ट है, तीसरा क्या हुआ, निर्बल है लेकिन वो संतुष्ट है, और चौथा क्या है, निर्बल है लेकिन असंतुष्ट है। तो ये 4 प्रकार के टाइप हो गए राज्य के। इनको जो है डिवाइड किया है किसके द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मार्टिन कापलान की ये क्या है, पुस्तक है, और इधर जो है उसके ऑथर हैं, और ये सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं एमपी सेट के। तो मार्टिन कापलान, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मार्गेनथाउ, इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, 1951 में ये आती है, और जॉर्ज एफ कनिन, अमेरिकन डिप्लोमेसी, शिकागो, ये भी जो है 1951 में ही आती है। ठीक है, ये बुक्स के नाम हैं। अगला है राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो राष्ट्रसंघ बनाया गया था, लीग ऑफ नेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पहले से पहले, जिसको इसी राष्ट्रसंघ को जो है संयुक्त राष्ट्र ने रिप्लेस किया है। तो राष्ट्रसंघ ने किस वर्ष निशस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन किया, तो ये 1932 में किया था। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, हर्बर्ट साइमन के अनुसार मैक्सिमाइजिंग डिसीजन संभव नहीं है, और ये मानते हैं कि प्रशासनिक व्यवहार में विवेक संभव है, यानी कि युग्मता विवेक संभव है। तो क्या संभव नहीं है, मैक्सिमाइजिंग डिसीजन ये संभव नहीं है, और प्रशासनिक व्यवहार में विवेक संभव है। हर्बर्ट साइमन ऐसा मानते हैं, और ये सेंटेंस के तौर पे जो है आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको मेमोराइज कर लेनी है। अभी क्या है, मेमोराइज करने का टाइम आ गया है। कई बार सुन के इस सारी चीज़ों को माइंड में रखिए। किसका विचार है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इनका ध्येय समान है? किसने कहा है, तो ये हेगल ने कहा है। क्या है, ये कथन है, हेगल ने कहा है इसको। अगाना सूत्र है दीर्घ निकाय का। ठीक है, ये कौन सा 27वां सूत्र है, दीर्घ निकाय। अगाना सूत्र जो है, ये अगाना सूत्र दीर्घ निकाय का 27वां सूत्र है, और किससे संबंधित है, ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है। ठीक है, मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप जो है क्या है, स्वावयवी है। क्या है, राज्य का स्वरूप स्वावयवी है। तो मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप क्या है, स्वावयवी है। और कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था, योग्यता थी, यानी कि योग्यता के अनुसार ही मंत्री नियुक्त किए जाते थे। अगला है, कौटिल्य द्वारा सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। आप सबको पता है इसको, सप्तांग सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके एवरी पॉइंट जो है आप लर्न करके जाएंगे। अगला है, अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखा गया है। तो ये अक्सर पूछ लेता है कि कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र किसका लेख है, तो कौटिल्य का है। किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत में लिखा गया लेख है। ठीक है, आगे देखेंगे, कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग जो हैं ये हैं, और इन राज्य के अंगों को क्या क्या मतलब माना जाता है कि उनको शरीर के किस अंग से कंपेयर किया जाता है। तो अमात्य की बात करें तो आँखों से कंपेयर किया गया है, सुरहित की बात करें तो कान से कंपेयर किया गया है, दुर्ग की बात करें तो भुजाओं से कंपेयर किया गया है, कोष की बात करें तो मुख से कंपेयर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। तो मनुस्मृति। ठीक है, ये मनुस्मृति में कहा गया है। आगे है, ऋग्वेद सबसे पुराना है। गांधी द्वारा स्थापित आश्रमों की बात करें तो कौन कौन से हैं, टॉलस्टॉय फॉर्म है। ये जो है टॉलस्टॉय फॉर्म है, क्या है, दक्षिण अमेरिका में किया गया था। सॉरी, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका नहीं होगा, अफ्रीका होगा। दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ये दूसरा है, ये क्या है, दूसरा आश्रम है गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। पहला क्या है, पहला है फिनिक्स, वहाँ पर, जो कि 1904 में किया गया था। तो ये फिनिक्स फॉर्म जो है पहला फॉर्म था गांधी जी के द्वारा स्थापित दक्षिण अफ्रीका में, जो कि 1904 में किया गया था। और ये 1910 में दूसरा है जो कि टॉलस्टॉय फॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो ये दूसरा है, सीक्वेंस भी पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये दूसरा है, वो पहला था। ठीक है, और इसका नाम जो, इस आश्रम का नाम
जो रूसी लेखक हैं, दार्शनिक कौन है, लियो टॉलस्टॉय के नाम पर रखा गया था। और इनकी लियो टॉलस्टॉय के नाम पर, इस नाम से पता चल रहा है, आप तो वो खैर गेस कर लेंगे, उन्हीं के नाम पर है, इसको सिर्फ सुन लीजिए। और टॉलस्टॉय की बुक क्या है, द किंगडम ऑफ गॉड इन विद इन यू। इसने जो है गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। तो ये पूछेंगे किस बुक ने जो है गांधी जी को बहुत प्रभावित किया है, तो द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू इस बुक ने किया है। ये किसकी पुस्तक है, टॉलस्टॉय की है। तो पूछ सकते हैं क्योंकि ये गांधी जी से संबंधित है, तो टॉलस्टॉय की पुस्तक की बात कर लें अगर हम, तो कौन सी है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ये इनकी पुस्तक का नाम है टॉलस्टॉय की, और इसको जो है इससे गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, टॉलस्टॉय फॉर्म का नाम जो है, इन्हीं टॉलस्टॉय रूसी लेखक हैं। ये कहाँ के हैं, रूसी हैं, लेखक और दार्शनिक दोनों हैं। तो रूसी लेखक दार्शनिक इन्हीं के नाम पे रखा गया है। 1910 में इसकी स्थापना होती है। ये दूसरा, दक्षिण अफ्रीका का दूसरा गांधी जी द्वारा इस्टेब्लिश किया हुआ दूसरा फॉर्म था। ठीक है, पहला क्या है, फिनिक्स 1904। चलिए आगे देखेंगे, सेवाग्राम की बात कर लेते हैं। ये भी इनका है। ये ऐसे हैं फॉर्म जो बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको एक साथ ही चारों फॉर्म देख लीजिए। अगर हम सेवा फॉर्म की बात करें तो ये 1936 में जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। ये सेवाग्राम जो है महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश है। महाराष्ट्र के सेवाग्राम स्थान पर इसको इस्टेब्लिश किया था गांधी जी ने 1936 में। और ये क्या होता है कि यहाँ से फिर क्वेश्चन इसलिए बनते हैं क्योंकि लास्ट के 12 वर्ष यानी कि अंतिम 12 ईयर यहीं से इनके यहीं पर संध्या कीर्तन करते हुए गुजरे थे। तो इसलिए ये जो है क्या है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखेंगे कोचरव आश्रम। ठीक है, कोचरव आश्रम ये कब किया गया था, तो ये 1915 में किया गया था। और ये जो मोहनदास गांधी के द्वारा स्थापित किया हुआ पहला आश्रम था, कहाँ पर, भारत में। तो ये 1915 में इस्टेब्लिश किया जाता है। ये भारत का पहला, गांधी जी द्वारा इस्टेब्लिश किया हुआ क्या है, भारत का पहला आश्रम है। भारत का पहला है। दक्षिण अफ्रीका का क्या है, फिनिक्स पहला है। भारत का पहला क्या है, कोचरब आश्रम जो है भारत का पहला आश्रम है। और जो इनके दोस्त थे बैरिस्टर जीवनलाल देसाई ने ये इनको उपहार में दिया था, यानी कि प्रोवाइड किया था। किसने प्रोवाइड किया था, तो इनके जो दोस्त थे जीवनलाल देसाई, ये भी देख लीजिए, जीवनलाल देसाई इनके द्वारा जो है प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, ये बैरिस्टर थे ये भी। अगला देखेंगे फिनिक्स सेटलमेंट। ये कब किया था, ये 2004 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा किया गया था। और ये 1904 में डरबन के पास गांधी जी ने क्या किया कि एक जो है 100 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा इन्होंने खरीदा था और उसी में जो है इस फॉर्म को इस्टेब्लिश किया था। तो फिनिक्स जो है आश्रम कहाँ है, डरबन के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और ये जो है भारतीय नगर है, यानी कि भारतीय मूल के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो ये भारतीय नगर है दक्षिण अफ्रीका में। तो ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड जो है आपको पता होनी चाहिए। देखेंगे हम आगे, गांधी जी के हिंद स्वराज में कितने अध्याय हैं, तो 20 अध्याय हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अगला है जो राजाओं को अनादर करते हैं उन पर दैवीय सज़ा होती है या उनको दैवीय सज़ा होनी चाहिए। तो ये जो है हेगल ने कहा है, कौटिल्य ने कहा है, दोनों ऑप्शन मिलते हैं। तो देख लीजिए वहाँ पे ऑप्शन क्या आता है, तो वो आप देख के जो है टिक करेंगे। तो कहीं पर हेगल मिलता है, कहीं पर कौटिल्य मिलता है। और कोई आयोग इसको हेगल के रूप में, उसके आयोग हेगल के रूप में आंसर सही मानता है, कोई कौटिल्य के रूप में मानता है। आगे देखेंगे गीता बोध किसने लिखा है, तो ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। यदि पूछ लेता है कभी कभी, साबरमती आश्रम का दूसरा नाम क्या था, तो सत्याग्रह आश्रम था इसका। साबरमती आश्रम का दूसरा नाम सत्याग्रह आश्रम था। और सेवाग्राम आश्रम में कौन मिलने गया था गांधी जी से और 1 सप्ताह उनके साथ रुके थे, तो लुई फिशर गए थे। लुई फिशर मिलने गए थे गांधी जी से और 1 सप्ताह उनके साथ जून की चिलचिलाती गर्मी में रुके थे।
जब 1942 द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय जो है लुई फिशर भारत आए थे और गांधी के साथ एक सप्ताह कहाँ रुके थे? उनके आश्रम में रुके थे, सेवाग्राम आश्रम में रुके थे। ठीक है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, हल्का सा ध्यान देंगे आपको लर्न हो जाएगा, लेकिन काम आ सकती हैं। 31 जुलाई 1933 महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम छोड़ दिया। ठीक है, 31 जुलाई 1933 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इन्होंने कसम खाई कि जब तक आज़ादी नहीं दिला देंगे तब तक साबरमती आश्रम में लौटकर नहीं आएंगे। तो ये डेट इम्पोर्टेंट है, 31 जुलाई 1933 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम छोड़ा और कसम खाई कि जो है देश को आज़ादी दिलाने के बाद ही इस आश्रम में आएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, वन लाइनर के साथ। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसे मिलेगी भाई? धन्यवाद।